जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास के एंड तक बने रहना है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र पहला क्वेश्चन जो है जीके पोर्शन से दिया गया है, तो सबसे पहले हम जीके को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। आपसे पूछ रहा है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। याद रखना, इसमें द्विसदनात्मक विधायिका जो है केवल 6 राज्यों में है, जिसमें बात की जाए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, और बात करें महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, और मध्य प्रदेश यहाँ दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ द्विसदनात्मक विधायिका बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। क्वेश्चन 2 जो है आपसे पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किसने पढ़ा है मित्र, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कब पढ़ा है ये भी आपको याद रखना, तो 1837 में पढ़ा है। सांची के स्तूप पर अंकित जो दान शब्द था यही पढ़ा है सबसे पहले इन्होंने। कौन सा शब्द, याद रखना, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तूप पर अंकित दान शब्द को पढ़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। जो भी मित्र हमारे भाई बहन बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा खजुराहो का मंदिर जो है एक कंदरिया महादेव, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर भी है, चित्रगुप्त मंदिर भी है, लेकिन दशावतार मंदिर बिल्कुल भी नहीं है। दशावतार मंदिर जो है मित्र ये देवगढ़ ललितपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा मंदिर जो खजुराहो में नहीं स्थित है, तो दशावतार मंदिर जो है ये ललितपुर में है, ये खजुराहो में बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। भारत में ब्रह्मलिपि की स्थापना किसने की। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना, सॉरी मित्र, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किसने की। क्वेश्चन 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है, तो याद रखना 20 अगस्त 1928 को। कब किया है, 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र यहाँ 1928 बिल्कुल भी नहीं होगा। 1928 कैसे हो जाएगा, 1828 बिल्कुल परफेक्ट होगा। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1828 बिल्कुल परफेक्ट होगा। 1928 बिल्कुल भी नहीं होगा मित्र, 1828 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। आपसे पूछ रहा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कि पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित किया, तो बिल्कुल सही बता रही हो।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बात बता रहे हैं कि 12 मार्च 1930, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, 12 मार्च 1930 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो है ये किसने किया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बता रहे हो, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं डी महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसके नेता कौन थे, यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। और याद रखना बारदोली की ही महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो है ये मोहन सिंह थे, बिल्कुल सही बता रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थापित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? आपसे पूछ रहा है किस राज्य का 90% से अधिक वन क्षेत्र आच्छादित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मंत्र बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तंजानिया में मित्र माउंट किलिमंजारो स्थित है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है। इनुइट लोग नहीं पाए जाते। इनुइट जो है ये कहाँ नहीं पाए जाते, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना है इसके अंदर जो है मित्र ये नाइट्रोजन या आर्गन गैस होती है। तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो इनमें से कौन नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके इसके अंदर जो है यानी विद्युत बल्ब के अंदर जो है मित्र ये नाइट्रोजन या कहा जाए आर्गन गैस होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है।
याद रखना क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो याद रखना आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की बुआई जो है ये किन महीनों में होती है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसल की बुआई होती है, यानी गेहूं की जब बुआई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन कौन सी धातु है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 20 आपके सामने आ चुका है। सभी मेथड सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीतल में कौन कौन सी धातु है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है पीतल। बिल्कुल सही बता रहे हो, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है पीतल। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्रों को पता है कि केरल की साक्षरता जो है ये भारत में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि ये यहाँ बिल्कुल सही है, केरल, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन 22 आ चुका है आपके सामने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार जो है ये कौन है? क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आशापूर्णा देवी, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं कि प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया वह है आशापूर्णा देवी। कब दिया गया? तो 1976 में इन्हें दिया गया, यानी प्राप्त करने वाली पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 1976 में। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो है ये पूर्व भारत से है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूर्वी राज्य जो है ये कौन सा है इसमें, तो बता सकते हो कि मणिपुरी। तो क्या हो जाएगा? मणिपुरी इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जैसलमेर निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? जेरूसलम सॉरी मित्र, जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र कि जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना ये ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है और यहूदियों का भी है, लेकिन पारसी का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बी पारसी, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक जो है ये किस पर आधारित है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 याद रखना ये दर्शन पर है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही बता रहे हो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है ये कौन सा है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारस या क्रोंच। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है ये सारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था यह आपको बताना है। याद रखना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन 28 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जयंती लिखी थी, या आपको बताना है, यानी जीवनी लिखी थी? तो याद रखना गुरु नानक की जीवनी जो है मित्र ये गुरु अंगद ने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो है ये कौन था? क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा अबुलकर्क। क्या होगा मित्र? अल्बुकर्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि गोवा में सती प्रथा का समापन जो है ये किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया, तो अल्बुकर्क ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया, यह आपको बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है ये शारदा नहर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं? यानी आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन और सबसे कम 1% वाला जिला जो है ये कौन सा है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में सबसे ज्यादा है और संत रविदास नगर में सबसे कम है। तो क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ललितपुर बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है मित्र क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 17 दिसंबर 2023 को जीता? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 17 दिसंबर 2023 को जीता, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने जीता। तो राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर कौन बनी? पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर कौन बनी? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपा साहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपा साहू जो है मित्र ये देश की पहली मूक किन्नर हैं जिन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने किसे अपने नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपने नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? क्वेश्चन 36 का आंसर बताने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। याद रखना महेंद्र सिंह धोनी को राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 26 दिसंबर 2023 को शहीद भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? 26 सितंबर 2023 को शहीद भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, यह आपको बताना है। याद रखना 116वीं जयंती जो है ये 26 सितंबर 2023 में मनाई गई भगत सिंह की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में एक स्मारक सिक्का 28 अगस्त 2023 को जारी किया?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी आपको बताना है ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने जीके से संबंधित 38 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 38 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। अब हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, अगर आपने इस रामबाण ई बुक को अभी नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपए में आपको ये रामबाण ई बुक मिल जाएगी, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग पूरे को अच्छे ढंग से समझाया गया है। फुल कंसेप्ट के साथ मात्र 39 रुपए में 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है। तो अभी आप इस रामबाण बुक को ले लीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लीजिए। अगर इच्छा है मित्र तो जरूर लीजिएगा। ये दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लेना और रामबाण ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। 60% डिस्काउंट के साथ यूपी पुलिस री एग्जाम फुल सिलेबस के साथ आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं मित्र हम सामान्य हिंदी की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 39 आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र सोच समझ आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अशोक के फूल जो कि कौन सी विधा है, निबंध संग्रह है, के रचनाकार हैं। अशोक के फूल इस निबंध के रचनाकार जो हैं ये कौन है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही बता रहे हो। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट आपके सामने है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि है। या के साथ जब कोई आधा अक्षर आता है तो वहां यड़ संधि होती है, आपको याद रखना है। तो अभ्यर्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि बिल्कुल परफेक्ट होगा। पर्यावरण में है, पर्यावरण में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना अगर पर्यावरण का हम संधि विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो यड़ संधि हो जाएगी। परि प्लस आवरण जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें यड़ संधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका राइट आंसर बताना है। अकांड में समास बताइए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही बता रहे हो। अव्ययभावी समास इसका बिल्कुल सही होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास भी इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। मनोज शब्द का पर्यायवाची किस ऑप्शन में दिया गया है? तो याद रखना कामदेव का पर्यायवाची जो है ये मनोज होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मुरलीधर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मुरलीधर जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो कृष्ण का। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित विलोम शब्दों का युग्म जो है कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो विज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। ईश का अनीश होता है, बिल्कुल सही है। हित का अहित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुर का शुरा नहीं होता, शुर का असुर होता है। क्या होता है मित्र? सुर का असुर हो जाएगा विलोम, तो यही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बताना है। समूल का विलोम शब्द है। समूल का विलोम शब्द आपको बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मूल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके बताना है क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। सुदूर का विलोम शब्द है। सुदूर का विलोम शब्द जो है
यह आपको बताना है। तो याद रखना क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा सन्निकट बिल्कुल सही होगा। सुदूर का विलोम जो है सन्निकट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा चतुष्पद, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। दूसरों के देश देखने वाला क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। याद रखना 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पूर्व का तद्भव शब्द होगा, पूर्व का तद्भव शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है ये पूरब होता है। तो यहाँ बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन नंबर ये, यानी पूरब बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप जो है यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, हरण जो है यहाँ मूल शब्द हो जाएगा। तो अप जो है यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में आपको उपसर्ग बताना है, क्वेश्चन 54 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो उत प्लस उल्लंघन हो जाएगा, यानी उत इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। छाती पर मूंग डलना का अर्थ क्या है, छाती पर मूंग डलना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन 55 आपके सामने आ चुका है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समीप रहकर कष्ट देना। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत पस्त करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इनमें से सही शब्द कौन सा है, सही शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या होगा, यानी आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो याद रखना संप्रक्त जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटिए। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटना है, यानी अशोभनीय की वर्तनी जो है किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोभनीय जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछ रहा है, अखिया हर दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रसराची ये बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पद में कौन सा रस है, ये जो पंक्ति लिखी गई इसमें कौन सा रस है, यह आपको बताना है। अखिया हर दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रसराची ए बतिया सुन रूखी। याद रखना इसमें जो कौन सा रस हो जाएगा। तो याद रखना जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वियोग श्रृंगार रस, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उपयुक्त पद में कौन सा रस है, ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस है, यह आपको बताना है। 60 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 61। सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने क्या पूछ रहा है, अति निकट गोदावरी पाप संग हिरड़ी चल तरंग तरंगावती चारु संचारिणी। अब आपको बताना है ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है। याद रखना इसमें मन हरण छंद है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल इह बनाक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है। तो याद रखना इसमें दोहा छंद है, मात्रा को गिन लीजिएगा। दोहा छंद बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें भी बताना है कौन सा अलंकार है। जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है। बहुरी विचार किन मन माही सिए वचन समहित कर नाही। आपको बताना है बहु विचार किन मन माही
सिए वचन समहित कर नाही, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? याद रखना 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। 63 का क्या होगा मित्र, प्रतीप अलंकार बिल्कुल सही होगा, यानी कहा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? यानी जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है, यह आपको बताना है। याद रखना परख जो है ये जैनेन्द्र का है, जो कि ये कौन सी विधा है, उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन 65 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गरसा दत्तासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, गरसा दत्तासी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, अंजनी सुत में समास बताइए। अंजनी सुत में समास आपको बताना है। तो याद रखना क्वेश्चन 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अंजनी सुत यानी हनुमान जी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्र गद्यांश आ गया है, आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा और गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। नहीं अभी गद्यांश तो नहीं है, गद्यांश यहाँ है। यहाँ भी आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। यानी 4 वाक्य लिखे गए हैं, कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उनके एक पुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन थे? यानी कौन है जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, फटाफट बता देंगे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि जी शंकर कुरूप को 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जी शंकर कुरूप। अब आ चुका है आपके सामने मित्र गद्यांश, आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा और गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। मित्र आसानी से गद्यांश पढ़िएगा और इस गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। समूची दुनिया के जंगल कटने से मौसम चक्र में परिवर्तन, वायुमंडल के तापक्रम में वेधाशा वृद्धि चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता और अधिक गहराई है। पिछले दशक में 15 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक कटिबंधीय वनों का सफाया हुआ है। पुनः वनीकरण के यानी वन लगाने के करण के प्रयास निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है। अब तक केवल 3 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर में भी वृक्षारोपण हो पाया है। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया सर्वाधिक प्रभावित महाद्वीप हैं। लगातार जंगल काटने से पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। स्पेन के एक इंजीनियर एंटोनियो इबानेज अल्वा ने कुदरती पेड़ों से प्रभावित विकल्प के रूप में प्लास्टिक के पेड़ों को विकसित किया। पोला पैरेथेन से बने ये कृत्रिम पेड़ रात में अपनी सतह पर जमे होने वाले ओस को सोखते हैं और दिन में धीरे धीरे हवा में मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से आसपास का तापमान कम हो जाता है। तापक्रम में यही कमी वर्षा को प्रेरित करती है। प्लास्टिक के इन कृत्रिम पेड़ों को अगर रेगिस्तान में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ के साथ पर्यावरण सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाए तो इससे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे वर्षा क्रम भी नियमित करने में मदद मिल सकती है। ये आपके सामने गद्यांश था। इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो है ये क्या हो सकता है। 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा मौसम चक्र के बारे में बताया गया है, तो मौसम चक्र इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंटोनियो
एबानेज अल्वा किस देश के इंजीनियर हैं? एंटोनियो एबानेज अल्वा जो हैं ये किस देश के इंजीनियर हैं? तो याद रखना स्पेन के हैं। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लास्टिक के पेड़ों की खोज किस हेतु की गई, यानी किस कारण से की गई है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 72 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक के पेड़ों की खोज जो है किस हेतु की गई। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वायुमंडल तापक्रम को कम करने के लिए रेगिस्तान प्लास्टिक के पेड़ों को की खोज की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लास्टिक के पेड़ किस प्रकार पर्यावरण संतुलन बनाते हैं? प्लास्टिक के पेड़ किस प्रकार पर्यावरण संतुलन बनाते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना, ओस की नमी को सोखकर आसपास का तापमान कम करके। राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन 74 आपके सामने, कृत्रिम का विपरीत शब्द चुनिए। कृत्रिम का विलोम आपको बताना है। 74 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना कृत्रिम का विलोम जो है प्राकृतिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं प्राकृतिक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 आपके सामने आ चुका है। शब्द वेतहासा से आशय है। शब्द वेतहासा से आशय आपको बताना है, यानी इसका क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। ऑप्शन क्या होगा? बी। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ चुका है आपके सामने गणित के क्वेश्चन। इसकी फुल पीडीएफ यानी गणित और रीजनिंग के साथ इसकी फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी मित्र। आप इसे अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना। फिलहाल अभी 2-3 क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है। आज शाम नहीं, कल सुबह तक आपको इसकी पीडीएफ जो है, कल मॉर्निंग में ही सारी क्लासेस जितनी हो चुकी हैं सभी की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पूरा अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना। विद आंसर की के साथ दिया गया है, सॉल्व कर अच्छे से मिला लेना। फिलहाल 2-3 क्वेश्चन इसमें जीके के और हिंदी के गलत दिए गए हैं, इसे ढंग से अपने हिसाब से मिला लेना मित्र, क्योंकि आंसर की में 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत दिए गए हैं, मैंने देखा है। तो 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कितना भी रहा हो जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। क्लास में कहीं भी कोई डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी फुल पीडीएफ की चिंता ना करें, इसकी फुल पीडीएफ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ मिलेगी, एक भी क्लास नहीं छूटेगी, चिंता ना करें आप। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। इस क्लास से तनी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मित्र आज की क्लास में मैंने कुछ अगर गलत बोला हो, क्योंकि गर्मी बहुत ही दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो माफ़ करना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।